हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी पार्ट 1 की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्काडाइंस, जिसका कि हम इंट्रोडक्शन और इनका क्लासिफिकेशन ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली यूनिट में, पहले वाली वीडियो क्लास में। आज हम इसमें एल्काडाइंस के जो हम दूसरे डिफरेंट प्रकार के जो हमने इनके एल्काडाइंस पढ़े थे, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड और आइसोलेटेड डाइंस में, तो जिसमें कि हमने आइसोलेटेड डाइंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटेड डाइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्यूमुलेटेड डाइंस क्या होते हैं। क्यूमुलेटेड डाइंस वो होते हैं जिसमें कि जो दो डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन पर, वो एडजेसेंट कार्बन्स पर होते हैं, जिस कि मतलब जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड नहीं होते, तब हम उनको बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्काडाइंस। तो इसका कि सबसे लोएस्ट मेंबर जो है वो क्या है, प्रोपाडाइन, क्योंकि प्रोपाडाइन में हमारे तीन कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन में तीनों ही डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट हम इसका मेंबर पढ़ेंगे प्रोपाडाइन। प्रोपाडाइन की अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस के लिए फर्स्ट मेथड है इसका क्यूमुलेटेड का कि 1 4 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई ब्रोमो 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन को जब हम सॉलिड KOH के साथ गर्म करते हैं तो पहले हमको मिलता है 2 3 डाई ब्रोमोप्रोपीन। ये प्रोपीन बन गया है ना, और ये तो फर्स्ट नंबर इसको किसको देंगे, इसको। तो ये हो गया 1, तो 1 2 डाई ब्रोमोप्रोपीन। फिर जब 1 2 डाई ब्रोमोप्रोपीन को हम मिथेनोलिक जिंक पाउडर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये मिलता है 1 2 प्रोपाडाइन। तो ये देखो, ये यहाँ पे है ना, 1 2 3 ट्राईब्रोमोप्रोपेन। जब हम इनको सॉलिड KOH के साथ गर्म किया तो पहले हमें मिला डाईब्रोमोप्रोपीन, ये है। फिर जब इसकी जिंक और मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया ये दोनों, जिंक जो है इन दोनों ब्रोमीन्स को यहाँ से निकाल देगा जिंक डाइब्रोमाइड बना के, और ये हमको मिल जाएगा 1 2 प्रोपाडाइन 1 2 3, है ना। या 1 2 3 किधर से ही ले लो, तो जब हम इधर से लेंगे तो 1 और 2, तो दोनों पर डबल बॉन्ड हो गया, तो 1 2 प्रोपाडाइन। इसी तरह दूसरा मेथड है फ्रॉम ओलिफिन्स, है ना। जब हम ओलिफिन्स की रिएक्शन कार्बीन के साथ में कराते हैं, अब क्या है, डाइब्रोमोकार्बिन। अब डाइब्रोमोकार्बिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन जब हम पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कराते हैं। तो जब हम ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, है ना, तो ये है हमारा CHBr3। इसकी रिएक्शन पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इसके साथ में जब हम कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमको पहले मिलता है डाईब्रोमोकार्बिन, है ना। जैसे मिथाइलिन होता है ना, तो इसी तरह ये, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस्ड हैं, तो हमें मिलेगा डाईब्रोमोकार्बिन। अब ये जो डाईब्रोमोकार्बिन है ये हमारे एल्कीन के ऊपर ऐड हो जाएगा और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। साइक्लिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाईब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ये मिल जाएगा। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो क्या होता है कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन हेलोफॉर्म यानी कि ब्रोमोफॉर्म और पोटेशियम डाइऑक्साइड के साथ, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें पहले ये मिलता है और ये कार्बन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ऐड होके हमें क्या दे देगा, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ये बन गया। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है इसकी हम मिथाइल मैग्नीशियम ईथर के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ईथर क्या करता है, यहाँ से दोनों ब्रोमीन्स को निकाल लेता है और इसकी जगह हमें क्या मिल जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स, या हम कहें कि क्यूमुलेटेड प्रोपेन मिल गया। अब ये जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे उसके हिसाब से ये मिल जाएगा।
अगर हाइड्रोजन है तो प्रोपेन मिलेगा, और अगर इनमें जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसी हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा हमें क्यूमुलेटेडली, मतलब ये जो कार्बन है इन बीच वाले कार्बन पर इधर उधर दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस, जब टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं? वो एल्काइंस जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉर्नर वाले यानी कि टर्मिनल लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट हो। तो जब टर्मिनल एल्काइंस को हम KOH के साथ रिफ्लेक्ट, एल्कोहलिक KOH के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो हमें एलीन मिलता है। कैसे? और इसको हम आइसोमराइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपाइन है प्रोपाइन को जब हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो हुआ क्या? ओवरऑल एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हुआ? वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2 डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया और हमको एलिन मिल गया। तो एलिन किसका आइसोमर है? प्रोपाइन का। तो इसलिए हम इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब प्रोपाइन की रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमको एलीन मिल जाता है। इसको प्रोपेगाइल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो हो सकता है कभी आपसे इस नाम से भी पूछा जा सके। नेक्स्ट है फ्रॉम हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स यानी कि जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक या एलाइलिक, है ना। तो ये तो हो गया विनाइलिक और ये हो गया एलाइलिक। तो विनाइलिक हेलो एल्कीन या एलाइलिक हेलो एल्कीन है, दोनों ही है वो। तो जब इसकी दोनों ही आइसोमर हैं ना, सिर्फ हेलोजन की पोजीशन डिफरेंस है। तो ये है एलाइलिक या विनाइलिक या एलाइलिक हेलो एल्कीन्स की रिएक्शन जब हम बेस के साथ में कराते हैं। तो बेस क्या है? ये रहा, बेस के साथ में कराते हैं तो क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है यानी कि X यहाँ से और H यहाँ से निकल गया तो हमको क्या मिल गया? एलीन। इसी तरह H यहाँ से और एक X यहाँ से तब निकल गया, HX निकल गया तो भी हमको क्या मिला? H यहाँ से X यहाँ से निकल गया तो हमको ये एलीन मिल गया। तो इस तरह जब हम हेलो एल्कीन से भी जो है ये क्यूमुलेटेड डाइन्स को बना सकते हैं। तो ये तो है इनके बनाने के मेथड कि किस तरह हम इनको बना सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी कि जो ये क्यूमुलेटेड डाइन्स हैं इनका क्या स्ट्रक्चर है। अब जैसे सब इनका सिंपलेस्ट एग्जांपल हम प्रोपाडाइन ही लेंगे। प्रोपाडाइन में 3 कार्बन है हमारे, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो तीनों कार्बन में अब आप देखो स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो 3 कार्बन हैं तीनों ही कैसे हैं? तीनों जो बीच वाला है वो तो sp हाइब्रिडाइज है ना। और जो 1 कार्बन है और जो 3 कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। यानी कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये लीनियर है। तो ये लीनियर है तो जो सेंटर वाला कार्बन है C2 इसके पास क्या है? 2 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो लीनियर है, एक तो इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। और जो दोनों टर्मिनल कार्बन है यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये एक एक हाइड्रोजन के साथ में और एक एक इस हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है और एक कार्बन के साथ, तो तीनों बन गए इनके। अब जो सेंटर वाला कार्बन है इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। इसी तरह जो टर्मिनल कार्बन है उनके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब क्या है देखो ये कैसे जुड़ा हुआ है, नीचे देखो इसका स्ट्रक्चर। इसमें देखो आप, ये हमारा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन यानी कि C2 के पास जो 2
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो क्योंकि लीनियर है तो एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया इसने सिग्मा बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ बना लिया ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ बन गया। इसके अलावा और जो टर्मिनल कार्बन है ये इसने एक इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक इस कार्बन के साथ बना लिया। इसी तरह इसने एक इधर बना लिया और एक इस तरह बना लिया। ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड्स जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ बन गए। अब क्या है, जो ये हमारा सेंटर कार्बन है इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो एक तो ये है इस डायरेक्शन में और एक है इस डायरेक्शन में अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो अब ये जो पी ऑर्बिटल है तो एक का जो पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल है उसके पैरेलल है ना। तो ये एक पाई बॉन्ड बन गया यहाँ से पैरेलल ओवरलैपिंग से। इसी तरह जो ये वाला है ये इस वाले के परपेंडिकुलर है ना। तो इसने परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है तो यहाँ भी बॉन्ड बन गया। तो इस तरह हमारे ये इनके पाई प्लेन बन गया। मतलब एक तो ये जब ये वाला प्लेनर है इस प्लेन में है तो इसका बॉन्ड कैसे हो गया, आगे पीछे हो गया। मतलब ऐसे है तो ये यूं हो गया। और जब ये प्लेनर है इस प्लेन में है तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। इस वाले का ऐसे है C3, इसको 3 मान लें, इसको 1 मान लें, है ना। तो जो 3 और 2 के बीच में प्लेन बन रहा है वो है ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे। और जो 1 और 2 के बीच में जो बन रहा है वो कैसे है, ऐसे, ठीक है। आगे बात समझिए, यहाँ हो गया ये। तो जो इस तरह है तो वो तो ये वाला हो गया, ये 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। और जो ऐसे वाला है ना, तो ये किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो 2 प्लेन बन गए हमारे। तो जब इस पे हाइड्रोजन है ये तो एक मॉलिक्यूल के प्लेन में, और इस पर जो हाइड्रोजन है 1 वाले पर एक तो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है सी पाई प्लेन से और एक नीचे की तरफ है जो कि डॉटेड से दिखाया हुआ है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि इसका जो पाई बॉन्ड प्लेन है वो ऐसे है तो दूसरे का ऐसे है। आगे बात समझ में, जैसे एक ऐसे समझ लो, ऐसे है, यूं है, यूं ऐसे समझ लो, है ना। तो ये हो गया, एक इधर हो गया ये इस तरीके से और दूसरा ऐसे हो गया, यूं ऐसे मान लो। तो अब ये जो हो गए इन पे जो हाइड्रोजन है, इस वाले पे जो हाइड्रोजन है वो तो प्लेन में आ गए, ठीक है। इस पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ गया, एक ऊपर की तरफ आ गया हमारी तरफ, एक नीचे की तरफ चला गया। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्यूटीन है, क्योंकि जो ये आपका क्यूमिलीन है, इसमें क्योंकि 2 पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनके बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये जो एलियंस होते हैं। दूसरे एक चीज़ और इनकी इम्पॉर्टेंट है कि इनके अंदर कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। असिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो इसके अंदर कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। लेकिन क्योंकि एलियन में सेंटर कार्बन पर दोनों तरफ पाई बॉन्ड हैं तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाता और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि इस मॉलिक्यूल की कहीं से भी मिरर इमेज के ऊपर ये डिकम्पोज मिरर इमेज को ढक नहीं सकता। अगर हम दोनों को कर दें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल वैसे तो इसमें कोई असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी ये असिमेट्रिक शो करता है कि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही कि जो क्यूमुलेटेड एल्केन्स हैं, एक तो इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि जो एलीन्स हैं
वो एलिन्स जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्यों हैं जबकि इनके पास कोई असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो आपको ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बना के बताना है, क्योंकि ये ऐसा है तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये असिमेट्रिक हो जाता है, या ये कहें कि इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जो एलिन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और इनकी प्रिपरेशंस कि कैसे कैसे इनकी प्रिपरेशंस होती हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पूरा इसमें लिखा हुआ है, वही जैसा कि मैंने आपको बोल के बताया उसी में आज आप करिए, अब आगे करिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। आज इतना ही, थैंक्स।